हाय स्टूडेंट्स, किड्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटे, आज की जो वीडियो होगी उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा होगा डी ब्लॉक से। ठीक है, डी ब्लॉक से जो क्वेश्चन है ये, तो मैंने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से डिफाइन किया है। अगर आपको डी ब्लॉक से चाहे शॉर्ट क्वेश्चन लगे चाहे लॉन्ग क्वेश्चन लगे, आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संक्रमण तत्व क्या है। ठीक है बेटा, संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं। ठीक है, वर्णन कीजिए। या फिर इसको क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनके सामान्य लक्षणों का वर्णन करो। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ ले। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, बताइए डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों। ठीक है, या पूछ सकता है डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों। ठीक है बेटा, ऐसे करेक्टर्स को लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आई बात नहीं? तो मैं हर तरह से आपको बता के चलूंगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए देखो, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन उस टॉपिक पर किस टाइप से पूछ सकता है, तभी हमें पता चलेगा कि हम आंसर कैसे लिख पाएंगे। और जब तक हमें क्वेश्चन नहीं पता होगा तब तक हम आंसर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हेडिंग है हमारी डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है बेटे, तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ से वीडियो देखने से तुम्हें ये बेनिफिट होगा कि किताब उठाकर रटने की जरूरत नहीं है। बस कॉमन देखते रहो, तो उसमें यह है कि आप स्वयं पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, लेकिन वीडियो देखते समय जब क्वेश्चन किसी के द्वारा सुनाया हुआ या बोला हुआ हम सुनते हैं तो वो हमें जल्दी याद हो जाता है। और सेल्फ पढ़ने पर रटने से जल्दी याद नहीं होता है। ठीक है बेटे, चलिए, तो कॉमन बात है डी ब्लॉक की तरफ, जैसे कि हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक से ही हमें पता चल जाता है कि डी जो जो डी ब्लॉक होता है ये, तो डी ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भैया, डी कोष को भरेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n माइनस डी कोष में प्रवेश करते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, उसके बाद मैंने इसको बहुत शॉर्ट में लिखा है। आवर्त सारणी में इन्हें एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच रखा गया है। आपने देखा भी होगा जो पीरियडिक टेबल होती है हमारी, उसमें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं वो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कहाँ आते हैं बेटे, मध्य में आते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि ये तत्व एस ब्लॉक पी ब्लॉक दोनों के मध्य क्या करते हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो ये क्लियर कर सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। बट संक्रमण तत्व जो होते हैं बेटे, ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो श्रेणियां बनी हैं वो कितनी श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां हैं। संक्रमण तत्वों को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो 4 श्रेणी कौन सी हैं, आपने पढ़ी भी होंगी। 3D श्रेणी पहली, प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसको कहते हैं, दूसरी 4D हो जाएगी, तीसरी 5D, और चौथी होती है हमारी कौन सी भैया, 6D। कौन सी होती है, 6D। ठीक है, पहले हम कवर करते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी को। ठीक है बेटे, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी जो है, इसमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए कितने एलिमेंट और कहाँ तक रखे गए हैं आपको। तो भाई सबसे पहला एलिमेंट इसमें जो आता है स्कैंडियम आता है। स्कैंडियम से Zn मतलब जिंक तक के कितने तत्वों को भैया, 10 तत्व इसमें आते हैं। ठीक है ना, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जो इनमें एंटर करता है वो किस में करता है भैया, 3D में करता है। किस में करता है, 3D में, क्योंकि डी में 1 से लेकर कितने तक आ सकते हैं, 10 तक आ सकते हैं। कितने तक आ सकते हैं भैया, 10 तक आ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, 3D श्रेणी में करेगा। ऐसे ही हमारी क्या होती है, तो एक बात ध्यान रखना भाई, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। स्कैंडियम, ठीक है ना, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इसकी आप ट्रिक जैसे भी आप याद रख सकते हो। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के एलिमेंट जरूर याद रखना, क्योंकि द्वितीय के इतने ज़्यादा क्वेश्चन द्वितीय पर नहीं पूछता है, आपके लेवल पर ज़्यादातर प्रथम पर पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए प्रथम के याद रखना। ठीक है बेटा,
चलिए नेक्स्ट आ जाती है हमारी सेकंड द्वितीय श्रेणी, जिसे 4D श्रेणी कहते हैं। तो इसमें Y से CD मतलब यूटेरियम से लेकर कैडमियम तक के कितने तत्वों को रखा गया है भैया? 10 तत्वों को रखा गया है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन किसको फिल करेगा? 4D कोष को फिल करेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारी 5D श्रेणी आ जाएगी। तो इसमें किससे भैया? लेंथन से कहाँ तक? HF तक के कितने तत्वों को रखा गया है? 10 तत्वों को रखा गया है। तो ठीक है, अब कॉमन क्या है यहाँ से? इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो किसमें करेगा? 5D उपकोष में प्रवेश करेगा। ठीक है, 5D श्रेणी से पता चल जाता है किसमें प्रवेश करेगा? 5D उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, उसके बाद आती है नेक्स्ट हमारी कौन सी भैया? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी भी बोल सकते हैं इसको, ध्यान रखना। ठीक है, तो जिसमें 6D के नाम से भी जाना जाता है। इसमें AC से लेकर RF तक के क्या आते हैं? 10 तत्व आते हैं, 10 तत्व। ठीक है बेटा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें किसको भरेगा? 6D उपकोष को भरेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है ये? ZnCdHg। ठीक है ना, डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं परंतु संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है रीजन लेकर। तो मैं Zn को ही लेकर चल रहा हूँ आपके सामने। Zn परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 30 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका निकालें तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6। उसके बाद आता है हमारा 3D 10 और 4s2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अगर मैं इसके आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन खोऊं तो क्या कहेगा? हमारा Zn जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा 2 पॉजिटिव का मतलब है कहाँ से खोएगा भैया? 1s2 से लेकर 3D क्या रहेगा हमारा? फिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, और बचेगा कौन? 4s से 0 हो जाएगा। ठीक है, 4s गया। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद भी D जो कोष है वो क्या है? पूर्ण है। D कक्षक क्या है? D कोष क्या है? पूर्ण है। अगर D कोष पूर्ण है तो बेटे क्या नहीं होगा? ट्रांजिशन नहीं होगा। क्या होगा? संक्रमण नहीं होगा। संक्रमण का मतलब समझते हैं? हाँ, ट्रांजिशन मतलब DD ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये किसके अंतर्गत नहीं आएंगे? संक्रमण तत्वों के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें D कक्षक क्या कर नहीं कर सकता। मान लो अगर D इलेक्ट्रॉन त्याग दे 3D पे, कितना बचे? 8 बचे। तो फिर इसका D कोष क्या कर सकता है? प्लस के 2 ऑक्सीजन संख्या शो कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम कॉमन क्या कहेंगे यहाँ से? या तो आप लिख सकते हैं यहाँ क्या? इनके D कक्षक क्या होते हैं? पूर्ण भरे होते हैं। किसके बाद? जैसे कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं परंतु संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, क्योंकि इनमें D कक्षक क्या होते हैं? प्लस की 2 ऑक्सीजन अवस्था में अपूर्ण नहीं होते। अपूर्ण का मतलब समझ रहे हैं? मतलब 3D8 नहीं होते। ठीक है ना, 3D8 मतलब अपूर्ण होने का मतलब क्या है? कि 3D पूर्ण भरा है। तो हम कह सकते हैं, या तो ये लाइन लिख सकते हैं आप, ये यहाँ से ये लाइन लिख सकते हैं, ये भी आसान है। इनके D कक्षक क्या होते हैं भैया? पूर्ण भरे होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, या D उपकोष भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ये भी आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है बेटे, चलिए, तो अगर आप ये वाली लाइन ना लिखना चाहें इससे आगे की, तो ये लाइन लिख सकते हैं। चलें नेक्स्ट, मैंने दोनों बता दिए, जो सा आपको आसान लगे उसी लाइन को लिख सकते हैं। चलिए सामान्य लक्षण में जाते हैं। पहला ही टर्म्स हमारा क्या आता है? सामान्य लक्षण में पहला टर्म्स हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है तो कॉमन है इनका। सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है भैया? n-1। D में इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक आ सकते हैं, और NS में 0 से 2 आ सकते हैं। ठीक है बेटा, कितने आ सकते हैं? 0 से 2। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब क्या करना है हमें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाना है। तो मैंने अभी बताया था आपको, जो 3D सीरीज है तो आपको एग्जाम्पल जो देना है 3D सीरीज से ही देना है, कोई भी निकाल के दिखा सकते हैं। लाइक दिस स्कैंडियम हम ले रहे हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। 1s2s2p6, ठीक है, 3s2 3p6। उसके बाद आता है हमारा, अब देखो पहले तो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 4s में, बट मुझे तीसरे आवर्त को एक साथ मिलाने के लिए लिख मैंने 3D लिया है
4s में 2 जाएगा, डी में शेष कितना बचेगा, 20 हो जाएंगे ऐड करने के बाद, 1 बचेगा और डी में चला जाएगा, ठीक है ना, डी आ जाएगा यहाँ पर 1। ओके, अब क्या बात है भाई, कॉमन बात ये है कि 3D1, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको छोड़कर भैया, एक तो CR और एक CU, ये दोनों स्टार कर लो, दोनों ही क्या हैं, अपवाद हैं, और CR का 24 होता है और इसका 29 होता है, ठीक है बेटा। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद रखना, इनमें जो आएगा D5 और D10 आएगा, दोनों कंडीशन में क्या होता है, ये स्थाई होता है। क्या होता है भैया, स्थाई होता है। तो इसीलिए इनका D कोस CR का क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, और CU का होता है पूर्ण फील्ड, ठीक है ना, ये कंप्लीट फील्ड कह सकता हूँ मैं। इनका CR का होता है अर्धपूर्ण और CU का होता है पूर्ण, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, कभी कहीं आपको जरूरत पड़ जाए इसकी। 3p 3s2 3p6। अब मैं पहले क्या लिखता हूँ, 3d लिख लेता हूँ। 4s में इलेक्ट्रॉन 2 ना जाके क्या जाएगा, 1 जाएगा, और d में कितना जाएगा भैया, 5 आ जाएगा, ठीक है ये। और 24 में 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 3d कितना आ जाएगा भैया, 10 आ जाएगा, और 4s क्या रहेगा, 1। ओके, चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों जो मैंने स्टार करे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी इसके अलावा और एक आध इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, जैसे कि हमने निकालना था Fe का, निकालना था 26 होता है परमाणु क्रमांक Fe का, तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, 3s2 3p6। अब मैंने 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचाए और 3d में कितने ले गया हूँ मैं, 6 ले गया हूँ। क्यों, क्योंकि ऐड करने के बाद 20 आते हैं और 6 26 हो जाएंगे। तो एक बात, एक ट्रिक और मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपका CU और 29 है, उनमें तो D में इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहर वाले में S1 1 रहेगा और एक किधर एक्स्ट्रा कर देंगे, D वाले में कर देंगे मतलब, और बाहर वाले में एक कम करके एक D वाले में एक्स्ट्रा कर देंगे। बाकी जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है, लाइक दिस, जैसे स्कैंडियम का 21 है तो बेटे इसके D में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। Fe का कितना है, 26 है, तो उसके D में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कोबाल्ट है, कितना होता है भैया, 27 होता है, तो उसके D में कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना, याद रखना, ठीक है। ये ट्रिक बन जाती है इसकी। चले नेक्स्ट, अगला अगला टर्म्स आता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है भाई, कणीकरण एंथैल्पी, या इसको कर्ण एंथैल्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो संक्रमण तत्वों की जो कर्ण एंथैल्पी होती है बेटे, अभी हमने पढ़ा था, संक्रमण तत्व जो होते हैं जिनमें क्या होता है, डी कक्षक क्या होता है, रिक्त होता है। डी कक्षक क्या होता है, रिक्त होता है, ठीक है। अब डी कक्षक रिक्त है तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पक्का प्रेजेंट होंगे। अगर प्रेजेंट होंगे बेटे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, जैसे कि मान लो सपोज करो ये डी ऑर्बिटल है, ओके, इसमें जिन इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा नहीं बनता, लाइक दिस, ये। अब इसमें कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब कितने हैं, 4 हैं। अब कितने हैं, 5 हैं। अब कितने हो गए, एक जोड़ा बन गया, बाकी अब कितने बचेंगे, 4। यहाँ जाए जोड़ा बन गया, अब कितने बचे, 3। ये जोड़ा बन गया, अब कितने बचे, 2। ये जोड़ा बन गया, कितने बचे, अब 1। ऐसे इन्हें कहते हैं अनपेयर्ड, मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो संक्रमण तत्वों की कर्ण एंथैल्पी के मान क्या होते हैं भैया, याद रखेंगे, उच्च होते हैं। संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी तो कर्ण एंथैल्पी का मान उतना ही क्या होगा, उच्च होगा। इसी का कारण यह है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से इनके परमाणु के मध्य में क्या होते हैं भैया, मैंने बताया ना अभी, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होंगे, इनके परमाणुओं के मध्य में क्या होंगे, आबंध बन जाते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए पिरबल बंध बन जाते हैं, ठीक है बेटा, जिन्हें तोड़ने के लिए क्या चाहिए, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके कर्ण एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किसी धात्विक जालक को उसके मुक्त परमाणुओं में तोड़ने के लिए किलोजूल पर मोल में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसकी कर्ण एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कर्ण एंथैल्पी। अगर कुछ कहने लगे कि कर्ण एंथैल्पी क्या होती है, तो मैंने यहाँ पर कर्ण एंथैल्पी को भी क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, लाइक दिस, जैसे कि एक जालक है, ये क्या है बेटे, एक जालक है, ठीक है ना। मान लो इसका एक ही पार्ट मैंने लेके चला हूं, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये एक धात्विक चालक हो गया, ठीक है ना। तो उसके मुक्त परमाणुओं में तोड़ने के लिए, मतलब इस परमाणु को हटाकर मुक्त करना है यहाँ से तोड़कर, या मान लो यहाँ से तोड़कर अलग करना है, तो मुक्त परमाणुओं
में तोड़ने के लिए अब जितनी हम इसे एनर्जी देंगे किसमें, किलोजूल पर मोल में, ठीक है ना। जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, इसकी करंट एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। पता चल गया ना सबको करंट का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, परमाणु व आयनिक त्रिज्या, ठीक है। चलो भाई तो समझ लेते हैं परमाणुीय व आयनिक त्रिज्या, ठीक है। तो परमाणु व आयनिक त्रिज्या समझने के लिए पहले हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं, तब हम इसकी डेफिनेशन को क्या करेंगे भैया, क्लियर करेंगे, ठीक है, क्या होती है। ओके चलिए तो जान लेते हैं किसके बारे में बेटे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा जो हमारा न्यूक्लियस होता है, आई मीन नाभिक होता है ये, और इसके चारों तरफ क्या होती है हमारी, मतलब इस तरह से सेल होती है, मतलब कक्षा होती है, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के द्वारा क्या किया जाता है, एक चार्ज पैदा किया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ इस बाह्य सेल से क्या बोलेंगे हम लोग, बाह्य बाह्य कोश, ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, बाह्य कोश। और ये क्या होता है हमारा, नाभिक। क्या होता है भैया हमारा ये, नाभिक, ठीक है। तो होता क्या है, नाभिक जब क्या करेगा, मान लो नाभिक ने हम लोग जानते हैं श्रेणी में जिस तरह से चलते हैं जब हम लोग, तो होता क्या है भैया, ऐसे चलने पर क्या होता है, नाभिकीय आवेश क्या होता है, नाभिकीय आवेश क्या होता है भैया, बढ़ता है, मतलब आई मीन इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटे, इंक्रीज होता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, नाभिकीय आवेश हमारा बढ़ता है। लेकिन क्या होता है, जो अब एक शब्द यहाँ पर आता है स्क्रीन इफेक्ट, या कह सकते हैं जिसको हम परिरक्षण प्रभाव, क्या कह देते हैं बेटे, परिरक्षण प्रभाव। तो बेटे यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, जब ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या करता है भैया, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। और जिसके कारण यहाँ पर पैदा होता है हमारा क्या भैया, परिरक्षण प्रभाव। क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह देते हैं। तो होता क्या है, सीरीज में जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। तो नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो परिरक्षण प्रभाव क्या होगा ऐसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या बेटे, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है, या फिर हम कह सकते हैं क्या होता है, दुर्बल होता है। कैसा होता है बेटे, दुर्बल, ठीक है। तो ये परिरक्षण प्रभाव दुर्बल कैसे होता है, ये हम लोग समझ के चलेंगे, ठीक है। तो परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होने के कारण, तो परिरक्षण प्रभाव दुर्बल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रारंभ में जब हम डी रेंज में स्टार्टिंग से चलते हैं तो शुरू में इलेक्ट्रॉन डी कोष में क्या होते हैं, मतलब डी कोष में कम होते हैं। तो चलिए, तो इसलिए परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, दुर्बल होता है। तो त्रिज्या क्या होगी हमारी, परमाणु या परमाणुवीय त्रिज्या क्या होगी भैया हमारी, क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी, ठीक है बेटा। लेकिन होता क्या है, जब हम श्रेणी के कहाँ पहुंचते हैं, मध्य में पहुंचते हैं, ठीक है बेटा। तो मध्य में जाने के बाद हमारा क्या भैया, नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव लगभग क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो इसीलिए त्रिज्याएं क्या हो जाती हैं, कहाँ, मध्य में पहुंचकर क्या हो जाती है, लगभग मीडियम हो जाती है, मतलब जैसे एकदम घटी थी फिर क्या होने लगती है, मध्यम हो जाती है। और श्रेणी के अंत में क्या हो जाता है भैया, जो हमारा परिरक्षण प्रभाव है, क्या बेटे, परिरक्षण प्रभाव अंत में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है तो इसका मतलब परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएंगी, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो परमाणु त्रिज्या अंत में क्या हो जाती है, इसलिए बढ़ जाती है। क्या हो जाती है भैया, बढ़ जाती है, ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है। चलिए कैसे, एक मिनट, देखें। तो आप लोग देख के चलेंगे, यहाँ पर मान लो ये श्रेणी है हमारी, स्कैंडियम इसके अंदर है, ये स्कैंडियम, ये टाइटेनियम है, ये वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ठीक है ना। ऐसे ही आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, फिर कॉपर है, फिर क्या है हमारा, जिंक,
तो आप लोग देख रहे हो कैसे पहले तो घटी, घटने के बाद फिर क्या हुआ, थोड़ी सी लगभग क्या हो गई, मध्यम हो गई, और अंत में आके थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, तो चलिए हमारा पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है। ये संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण क्रम से क्या होता है, बढ़ता है। अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो हमें पता है ना, तो इसी के कारण श्रेणी में पहले आकार क्या होता है, घटता है, या परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है बेटा, फिर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, मध्यम हो जाती है, मतलब किसके कारण, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव और क्या भैया, हमारा नाभिकीय आवेश लगभग क्या हो जाता है, आसपास मतलब समान के हो, मतलब समान हो जाता है। लेकिन श्रेणी के अंत में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण आकार थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, जबकि हम लोगों ने पढ़ा है किसमें भैया, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं। ठीक है बेटा, ये समूह की बात कर रहा है, ये एक अपना अलग पॉइंट है। हमारा पॉइंट तो यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाता है ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है नेक्स्ट, ये कह रहा है संक्रमण तत्वों में 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग क्या होती हैं, बराबर रहती हैं। ऐसा किसके कारण होता है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण होता है। तो बेटे लेंथेनाइड संकुचन होता क्या है, परमाणु त्रिज्या में होने वाला ह्रास या कमी जो होती है उसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, लेकिन बट ऐसा होता क्यों है ये समझ कर चलेंगे हम लोग। ठीक है, जरा अच्छे से समझे। पहले भैया कौन सा भरा जाता है, 3D, और उसके बाद अगर हम 3F की बात करें तो ये तो होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। उसके बाद 4D भरा जाता है, और 4D के बाद भरता है 4F, और 4F के बाद आता है हमारा कौन सा भैया, 5D, और उसके बाद आता है हमारा 5F। ठीक है, तो कॉमन बात क्या है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि 4D श्रेणी भरने के बाद नंबर किसका आया, 4F का आया। 4F के बाद किसमें पहुंचेगा, 5D में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4D और 5D दोनों श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है बेटा, तो मैं बताऊंगा कि लेंथेनाइड संकुचन कैसे हो जाता है। ठीक है बेटा, लेंथेनाइड संकुचन का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं में नियमित क्या होता है, ह्रास होता है या कमी होती है, उसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। मगर ऐसा होता क्यों है, तो बेटे 4D श्रेणी के जब एलिमेंट हमने 4D उपकोष को जब हमने भर लिया है 4D श्रेणी के अंदर, तो 4D उपकोष भरने के बाद नंबर आया 4F का। तो बेटे 4F के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें जो परिरक्षण प्रभाव होता है, क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव जो होता है, ये कैसा होता है हमारा यहाँ पर, दुर्बल होता है। क्या होता है भैया, दुर्बल होता है। ठीक है, अब दुर्बल होता है तो होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन 4F को भर रहा था, तो भरने पर न्यूक्लियस से परिरक्षण प्रभाव क्या हो गया है, दुर्बल हो गया है। दुर्बल हुआ तो मेरा बाह्यतम सेल दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण यहां से घटकर कहाँ गया, यहां तक आ गया। कहां तक आ गया भैया, यहां तक आया। इसमें कंडीशन जब हम 4F के इलेक्ट्रॉन भर रहे थे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो क्या हुआ, परमाणु त्रिज्या में क्या हुई, ह्रास हुआ, या फिर क्या मैं कह सकता हूँ क्या हुई, कमी हुई। ओके, लेकिन जैसे ही मैं 5D में पहुंचता हूँ, तो 5D में पहुंचने पर क्या हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव, 5D में परिरक्षण प्रभाव क्या हो गया है, बढ़ गया है। क्या हो गया है भैया, बढ़ गया है। अब अगर ये बढ़ा तो हुआ क्या भैया, हमारा बढ़ने पर हुआ क्या, अब मेरी त्रिज्या क्या होगी, अपने आप ही, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव अगर बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश घटेगा, घटेगा तो मेरी त्रिज्या वापस पुनः कहाँ को चलने लगी, वापस मेरी त्रिज्या इसकी तरफ को बढ़ने लगी, वापस इधर को, और बढ़कर लगभग कहाँ पहुंच गई, वहीं पहुंच गई जहां पहली थी, किसकी थी, 4D की कंडीशन में थी। ठीक है बेटा, अब जितनी घटी किसके कारण, 4F के कारण, उतनी ही किसके कारण बढ़ गई, 5D के कारण। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एक तरह से जो क्षति हुई थी उसकी क्या हो गई, यहाँ पर पूर्ति हो गई। ठीक है ना, तो इसी के कारण क्या होता है, हमारी 4D और 5D दोनों, तो इसी के कारण हमारी 4D और 5D दोनों श्रेणी की त्रिज्याएं क्या होती हैं, लगभग समान होती हैं। ठीक है ना, अब जरा इसे समझ लेते हैं। चलिए, 5D श्रेणी प्रारंभ होने से पहले 4F कक्षक, अच्छा ये वाली लाइन
इसे हटाएंगे यहाँ से, 2 बार आ गया शब्द, ठीक है ना। तो 5D श्रेणी प्रारंभ होने से पहले भरे 4f कक्षकों का दुर्बल आवरण प्रभाव होता है, इसीलिए बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा अधिक बल से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, जो मैंने अभी समझाया था, ठीक है। और परमाणु त्रिज्या घट जाती है। लेकिन लैंथेनाइड संकुचन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु के आकार में होने वाली वृद्धि की क्या करता है भैया, क्षतिपूर्ति करता है। अतः इसी के कारण द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या क्या होती है, लगभग समान होती है, ठीक है बेटा। 4D और 5D श्रेणी की, ठीक है। क्षतिपूर्ति कौन कर रहा है, लैंथेनाइड संकुचन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। तो लैंथेनाइड संकुचन किसके कारण हुआ है, दुर्बल प्रतिक्षण प्रभाव के कारण जो त्रिज्या घट जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसको समझ लेते हैं। देखो आर्टिकल में, सॉरी चित्र के अंतर्गत, अब ये जो सीरीज है हमारी 4D और ये हमारी कौन सी है, 5D, ठीक है बेटा। नीचे वाली तो 3D थी। अब देखो इनकी त्रिज्याएं लगभग क्या है, आसपास है, क्या है, लगभग आसपास है। तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि इनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, लगभग समान होती हैं। इट्स ओके। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्या हो गया भैया, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है, आयनन एंथैल्पी, जैसे कि आप लोग जानते हैं आयनन का मतलब क्या होता है, बाह्यतम सेल से एक इलेक्ट्रॉन क्या करने में, बाहर निकालने में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो आयनन एंथैल्पी कहलाता है, ठीक है। तो श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर एंथैल्पी का मान नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ क्या होता है भैया, बढ़ता है। लेकिन इसमें छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, विषमताएं पाई जाती हैं। अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहते हो तो डीपली पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में समझाया। कैसे, देखो जरा, 3D श्रेणी की आयनन एंथैल्पी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब देखो इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है भाई, मतलब फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है। तो 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी का या आयनन एंथैल्पी का हम ज्यादातर क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, ठीक है बेटा। देखो अब उसने कहा है क्या, आयनन एंथैल्पी के बाद नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ता है तो 631 होने के बाद 656 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया, फिर 650 आ गया है, फिर 653 आ गया है, 717 आ गया है, 762 आ गया है, 758 आ गया है, 736 है, 745 है, 906 है। तो देखो कुल मिला के बात ये है कि इसमें क्या है, ये विषमताएं हैं। तो इसी विषमता के लिए हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट बताए गए हैं, देखो जरा। पहला टर्म्स, ZnCdHg जैसे तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी ऊर्जा का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसका कारण क्या है, इन तत्वों में उपस्थित N-1D10 और NH2, मतलब हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास Zn होते हैं या Cd होते हैं, इनका डी कक्षा की अवकोश क्या होता है, पूर्ण भरा होता है बेटे। तो इनका स्थायी विन्यास पूर्ण होने के कारण इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनकी आयनन ऊर्जा के मान क्या होते हैं भैया, बहुत अधिक होते हैं। चलें नेक्स्ट, CuNiZn की तृतीय आयनन एंथैल्पी बहुत उच्च कोटि की होती है। इसका कारण यह है कि इन तत्वों की अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था +2 होती है, ठीक है बेटा, इससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था याद रखेंगे। अब पूछ ले कोई क्वेश्चन आपसे कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, इनका जो NS और N-1D कक्षक की ऊर्जा क्या होती है बेटे, इनमें अंतर बहुत कम होता है, इसलिए दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, बंध बनाने में प्रयुक्त हो सकते हैं। अतः संक्रमण तत्व क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ ऑक्सीकरण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे ऑक्सीकरण। यहाँ ऑक्सीकरण आएगा, ठीक है बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो संक्रमण तत्व निम्न ऑक्सीजन अवस्था में +2 +3 में आयनिक यौगिक बनाते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीजन अवस्था में सामान्यतः क्या होते हैं, ये सहसंयोजक यौगिक होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो कौन कौन से तत्व ज्यादातर ज्यादा है, मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कौन सी सीरीज की भाई, 3D की। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था कौन प्रदर्शित कर सकता है भैया, हमारा Mn शो कर सकता है, क्या कर सकता है भैया, Mn शो कर सकता है। लेकिन एक बात और कॉमन याद रखेंगे कि Zn
प्लस की 2 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने वाला, मतलब ये परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित ना करने वाला क्या है भैया, एक तत्व है। ठीक है ना। अगर पूछने लगे ऐसी कौन सी संक्रमण धातु है, संक्रमण शब्द अगर वो ले आए, ऐसी कौन सी संक्रमण धातु है जो प्लस की 2 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करती, सॉरी, जो परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करती, तो आप सीधे Zn की तरफ भागेंगे। नहीं बेटे, वो क्योंकि संक्रमण धातु की श्रेणी से बाहर है, क्योंकि उसमें डीकॉक्सक क्या होता है, पूर्ण भरा होता है। ठीक है, इसलिए वहां पर फिर क्या एग्जाम्पल उठाएंगे, स्कैंडियम उठाएंगे। ठीक है, याद रखना। चले आगे, नेक्स्ट। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, रंगीन आयनों का निर्माण। और बेटे रंगीन आयनों का निर्माण जो होता है, हमने सीएफटी में पढ़ा है, वो किसके कारण होता है, डीडी ट्रांजिशन के कारण होता है। यदि हमारे पास D1 से लेकर कक्षक में, किसमें भैया, किसी भी डी कोष में इलेक्ट्रॉन D1 से D10 ना आकर कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए। कितने तक है, D9 तक है, तो वो पक्का कलर शो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन D10 हो जाते हैं तो वो कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, संक्रमण नहीं होगा। ठीक है, तो संक्रमण तत्व एवं धातु आयन रंगीन होते हैं। इनके रंग अपूर्ण डी कक्षक की उपस्थिति के कारण होते हैं। अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण करके कहाँ चला जाते हैं भैया, मतलब लाइक दिस, निम्न स्तर से कहाँ चले जाएंगे, उच्च स्तर पर चले जाएंगे। और जब वापस लौटेंगे तो तुम्हें पता ही है क्या करते हैं, जो रंग, मतलब जो उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, तो वो क्या करेंगे, फिर उत्सर्जित करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो एक रंग प्रेक्षित करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं, और डीडी संक्रमण तथा प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का क्या होता है, पूरक होता है। ठीक है बेटा, तो डी कक्षक में चले जाते हैं, तो ये डीडी संक्रमण ही कहलाता है बेटे। क्या कहलाता है, डीडी संक्रमण। ठीक है ना, तो चले जाते हैं, तथा प्रेक्षित रंग जो होता है अवशोषित प्रकाश का क्या होता है, रंग का पूरक होता है। लेकिन याद रखना, यदि डी 0 है और या फिर डी क्या है, 10 है, क्या है, डी 0 है या फिर डी क्या है भैया, 10 है, दोनों कंडीशन में ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तो इसलिए कैसे होंगे, वो कलरलेस होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल को दिखाया है, जैसे कि लाइक दिस, हमारे पास कुछ आयन है, स्कैंडियम आयन है, टाइटेनियम आयन है ना। तो इन सब के लिए क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि D4 5 है तो ये सब क्या देंगे, रंग देंगे। ठीक है बेटा, क्या होंगे, रंग देंगे। ठीक है, तो देखो भाई, अब हमारे पास पहला क्या है, 3D0 आ रहा है, किसके लिए, SC3 पॉजिटिव के लिए। तो ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। ये Ti4 पॉजिटिव के लिए भी क्या आ रहा है, कलरलेस होगा। 1 आ गया, अब यहाँ से कलर शुरू हो गया, पर्पल होगा, 1 है तो ब्लू होगा, 2 है तो ग्रीन होगा। अब ऐसा नहीं है D1 आप तुक्का लगा लो, D1 पे पर्पल ही होगा सबका, नहीं बेटे, वो सब अभी लिखा हुआ है ना, परीक्षित रंग का पूरक होता है। ठीक है, वो परीक्षित प्रकाश का क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट दिखाया गया है, क्या प्रेक्षित रंग क्या होता है, अवशोषित प्रकाश का क्या होता है, पूरक रंग होता है। ठीक है ना, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। D2 V3 पॉजिटिव के लिए कैसा होगा, ग्रीन होगा। ऐसे ही इस प्रकार से सारे कवर हो जाएंगे यहाँ से। अब आ जाओ, MCr2 पॉजिटिव ब्लू होगा। ठीक है ना, D5 Mn2 पॉजिटिव कैसा होगा, पिंक होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला टर्म्स हमारा आ जाता है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो संक्रमण तत्व और जो आयन होते हैं, ये क्या होते हैं, इनमें पता है, अभी मैं बता के निपटा हूँ। D10 पर क्या होता है, यहाँ पर पूर्ण युग्मित होते हैं, लेकिन D1 से D9 तक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें क्या आते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है बेटा, तो संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ठीक है, संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण हम कैसे निकालते हैं, इसे म्यू से शो करते हैं चुंबकीय आघूर्ण को, याद रखना। ठीक है, n ब्रैकेट में n+2 Bm इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेटोन, जहां n क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको पता है, जो चुंबकीय गुण पैदा होता है वो किसके कारण होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ठीक है, चुंबकीय गुण किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। लेकिन मैंने इसको बहुत शॉर्ट में यहाँ पर दिखाया है,
ठीक है। चलिए, जैसे कि मान लो सपोज करो आपसे पूछने लगे, बताइए, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन मतलब आई मीन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। Zn2 पॉजिटिव, मैं 2 तरह के क्वेश्चन बता के चलूंगा अलग अलग यहाँ पर। बताइए Zn2 पॉजिटिव क्या है? अनुचुंबकीय है, ठीक है। यह पूछ सकता है Zn2 पॉजिटिव रंगीन आयन है, ऐसे, ठीक है। तो ये हमें कॉमन पता किससे चलेगा भैया? 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बन गए हैं, ये पता चलेगा हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। Zn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 से शुरू करके 3d10 आएगा और 4s क्या जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो वो किससे खोएगा भैया? 4s से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, d से खो देते हैं। बेटे गलत मत, ये गलती मत कर देना, आउटर सेल से ही खोगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आउटर सेल में पहले जाएगा, ऐसे ही आउटर सेल से पहले बाहर जाएगा, ठीक है। तो d10 होने का मतलब क्या हो गया? d इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पूर्ण क्या है? युग्मित है, 1 2, ठीक है ना। अब d10 होने के कारण पूर्ण इलेक्ट्रॉन क्या है? कंप्लीट है d कोष। तो यहाँ पर क्या होगा? ना तो डी ट्रांजिशन होगा और ना ही यहाँ पर क्या है, कोई भी डी कक्षक भैया खाली है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से? पहली कंडीशन, ना तो ये अनुचुंबकीय है, तो ये Zn2 पॉजिटिव कैसा होगा भैया? प्रति चुंबकीय होगा। कैसा होगा? प्रति चुंबकीय होगा। याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन गलत मत करे आना, ये अनुचुंबकीय नहीं है, प्रति चुंबकीय है। रंगीन आयन बनाएगा, डी खाली नहीं है, पूर्ण भरा है। पूर्ण भरा है तो कैसा होगा? रंगहीन आयन होगा। कैसा होगा भैया? रंगहीन आयन होगा, ठीक है। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है लाइक दिस, और भी पूछ सकता है वो, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Fe2 पॉजिटिव पे पूछ लेता है, Cr3 पॉजिटिव पे पूछ लेता है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए पूछ लेता है। इनको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, अगला उत्प्रेरकीय गुण। भाई इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये भी। तो उत्प्रेरकीय गुण का मतलब क्या होता है बेटे? मेन पर्पज याद रखेंगे, संक्रमण तत्व जो होते हैं इनके पास हमने भी पढ़ा था परिवर्तनशील संयुक्ता होती हैं और रिक्त डी कक्षक। परिवर्तनशील संयुक्ता का मतलब है बाह्यतम दोनों कोषों के कक्षक क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले सकते हैं। बाह्यतम दोनों कोष मतलब n-1d और ns दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? बंद बनाने में भाग ले सकते हैं। इसलिए परिवर्ती संयुक्ता या परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण, ठीक है बेटा। इनके द्वारा सक्रिय केंद्र तथा मुक्त संयुक्ताएं प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो हम संक्रमण धातुएं और इनके यौगिक उत्प्रेरक की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसका मुख्य कारण संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील संयुक्ता, रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति तथा इनके द्वारा सक्रिय केंद्र तथा मुक्त संयुक्ता प्रस्तुत करना है। ये रीजन आप दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जटिल यौगिकों का निर्माण, ठीक है बेटा। हमें पता है संक्रमण धातु जो होती हैं या संक्रमण तत्व जो होते हैं, इनका क्या होता है भैया? छोटा परमाणु आकार होता है, बिल्कुल सही बात है। उच्च नाभिकीय आवेश होता है। तो कॉमन बात याद रखनी है, संक्रमण धातु आयन बड़ी संख्या में जटिल यौगिक बनाते हैं। कारण क्या है? छोटा आकार, उच्च नाभिकीय आवेश तथा उपयुक्त ऊर्जा के डी कोष की उपलब्धता के कारण संक्रमण तत्वों में संकल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है बेटा। इसे छोड़ देंगे, ओके। जैसे ये संक्रमण तत्व आपने पढ़ा है, लास्ट का चैप्टर है, क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आगे, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण, ठीक है बेटे। अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण का मतलब क्या होता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं इनके अंदर, क्योंकि हमें पता है पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की अपेक्षा और छोटे होते हैं, ठीक है ना। एस के क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो होता क्या है, पी ब्लॉक डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके मतलब कोई क्रिस्टल जालक है तो उनके अंदर क्या होता है? छोटे परमाणु क्या कर जाते हैं? अंतराकोश में क्या कर जाते हैं? एंटर कर जाते हैं, ठीक है ना, छोटे आकार के कारण। अब इसी के कारण क्या होते हैं? अंतराकाशी यौगिक का क्या होता है? निर्माण होता है, याद रखेंगे। जैसे कि लाइक दिस, हमने दोष पढ़ रखा है, अंतराकाशी दोष, है ना, फ्रैंकिल शॉर्ट की वहां पर दोष पढ़े थे ना पहले चैप्टर में। वो अंतराकाशी दोष जो बनता है वो इसी के कारण बनता है। तो संक्रमण तत्वों के क्रिस्टल जालक में के अंतराकोश में कुछ अधात्विक तत्व जैसे HbCN अपने छोटे आकार के कारण क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार अंतराकाशी यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन याद रखना, मूल यौगिक के समान होंगे या अलग होंगे? मूल यौगिक से क्या होते हैं? इनके गुण अलग हो जाते हैं बेटे। अंतराकाशी यौगिक मूल धातु से क्या हो जाते हैं? मूल का मतलब है जिनका पहला क्रिस्टल है, मतलब उसके अलावा दूसरा, अधिक कठोर होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक के मान भी अधिक होता है
और इनकी धात्विक चालकता शुद्ध धातु के समान रहती है। अंतराकाशीय यौगिक रासायनिक रूप से क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। ठीक है बेटा, देखो ऐसे एंटर कर जाते हैं। ठीक है, ये मूल हो गए और इनके अंदर क्या है, ये अंतराकाशीय हो गए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। मिश्र धातु का निर्माण। हम लोग जानते हैं जब दो या दो से अधिक धातुएं गलित अवस्था में होती हैं तो मिलकर क्या बनाती हैं बेटे, उनका मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक गलित धातुओं का मिश्रण जो होता है, ठीक है, क्या होता है, मिश्र धातु कहलाता है। और अभिलाक्षणिक गुण तथा इनकी त्रिज्याओं में समानता होने के कारण क्या है, संक्रमण धातुएं मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी लाइक दिस, जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील। तो ये किस किस से मिलकर बनी होती हैं, कॉपर और जिंक से मिली है, कॉपर और टिन से मिली है, टिन और लेड से मिली है, आयरन, क्रोमियम एंड निकल से बनी है। ठीक है बेटा, बाकी इनके यूज हो जाते हैं। ठीक है, कॉमन आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो मैंने इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया है भैया, डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल से या संक्रमण तत्वों से रिलेटेड क्वेश्चन को पूरे को डिफाइन किया है। तो सभी लोगों को क्या करना है, यहाँ से तैयार कर लेना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप अपने नोट्स से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और इससे रिलेटेड छोटे क्वेश्चन जरूर देख सकते हैं सोल्व करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।